नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस स्टॉक की पूरी एक्सपर्ट लेवल की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में कोई भी कैंडल चार्ट वगैरह के बेस पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके नहीं देने वाला। मैं यहाँ पे कंपनी का जो रियल डेटा है वो आपको सामने रखूंगा, वो आपको दिखाऊंगा, उसके बेस पे यहाँ पे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। एक तरह से स्टॉक का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और देखता हूँ कि पोस्टमार्टम के अंदर से क्या निकल के आता है, रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। जो सबसे की पॉइंट्स यहाँ पे बनने वाले हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, इसके पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर के स्कोप के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा। साथ में ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने कभी सुने ना हो। इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिला है, साथ में कैपिटल पे कितना रिटर्न आपको मिलेगा, लास्ट ईयर में क्या स्टॉक की परफॉर्मेंस रही, साथ में जो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है वो कितना अनाउंस किया है, साथ में मार्केट कैपिटल को लेके भी यहाँ पे कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं। साथ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 1 वीक में कितना रिटर्न मिलेगा, 1 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 6 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा, 9 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा। साथ में लॉन्ग टर्म में आपको 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में जो होल्डिंग पैटर्न है स्टॉक का वो कैसा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, कितना कितना वो इम्पैक्ट हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और किस होल्डिंग पैटर्न के ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केट में स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन से, क्योंकि नहीं तो इंट्रोडक्शन में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं दावा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आपके पास स्टॉक का कोई भी शेयर आपने ले रखा हो तो समझ लेना कि आपके पास आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ऐसी डीपली एनालिसिस आपको कभी भी किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी जो एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात कर रहे थे पराग मिल्क लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 191 रुपये 59 पैसे यहाँ पे करंट शेयर प्राइस है, और इसी के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को अपने अपर सर्किट में लो हो गया। एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। 11 रुपये 94 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम रहा फ्राइडे को। साथ में 6.5% से ज्यादा यहाँ पे एक जबरदस्त आपको उछाल देखने को मिला। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 149 रुपये 80 पैसे से चल के 289.75 रुपीज तक गया था, जिससे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न देखने को मार्केट से मिला, एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न देखने को मिला। और अगर बात करते हैं इसकी पी रेशियो के बारे में तो यहाँ पे जो स्टॉक का पी रेशियो है 24.21 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टॉक के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है वो काफी जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है। साथ में अगर इस स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 0.26% का डिविडेंड अनाउंस किया है। देखो, कोई भी कंपनी डिविडेंड उसी केस में अनाउंस करती है जब उस कंपनी में या तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा कम होती है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम पे डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करती है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मोटिव गेम होता है डिविडेंड का। ठीक है, स्टॉक आपके पास रखे रहेंगे लेकिन जो आपका डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में आता रहता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इस कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं कि भाई कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा परफॉर्म करेगी, और पास्ट में उन्होंने क्या क्या यहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटी की, सेल्स कितनी हुई कंपनी की। तो उसके लिए हम कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पे एक नज़र डालेंगे। यहाँ पे जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट था वो जून 2024 का था। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 757 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इन्होंने 1% से ज्यादा की यहाँ पे ग्रोथ हासिल की। साथ में नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 27 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 27% ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ी है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 2.28 के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 28% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ी है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.6% के आसपास है,
जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 25% की ग्रोथ के साथ खड़ी है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी और ज़्यादा डीपली एनालिसिस के बारे में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैपिटल के बारे में। अगर स्टॉक के प्राइस को देखा जाए तो यहाँ पे 191 रुपीज़ के आसपास है, तो मार्केट कैपिटल देखी जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर मान लो ये मार्केट कैपिटल 4000 करोड़ या 7000 करोड़ के आसपास होती, तब यहाँ पे थोड़ा सा चिंताजनक वाला विषय बन सकता था, क्योंकि मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा होती है तो लोगों को ये लगता है कि भाई स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, स्टॉक ने मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर कर रखा है। एक्चुअली कंपनी ने उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर रखा, बल्कि जो मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा कैप्चर कर रखा है, उनका पैसा ज़्यादा कैप्चर कर रखा है। ठीक है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। देखो क्या होता है मार्केट कैपिटल के अंदर, अगर मान लो मार्केट कैपिटल जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भाई मार्केट कैपिटल बढ़ेगी, और जब स्टॉक बढ़ता है ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं ना वो उतना ही ज़्यादा माल खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉक गिरेगा तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है बिल्कुल भी बाइंग नहीं करते, वो ये सोचेंगे भाई स्टॉक गिर रहा है, अगर खरीद लेंगे तो और ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन जो प्रमोटर्स होते हैं ना वो यहाँ पे बड़ा गेम खेलते हैं। प्रमोटर का सिनेरियो क्या होता है, जैसे स्टॉक चढ़ेगा वो यहाँ पे बेचना शुरू कर देंगे, और स्टॉक जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ही ज़्यादा वो यहाँ पे बाई करते हैं। ये उल्टा गेम होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। पब्लिक जब चढ़ती है तब बाई ज़्यादा करती है, प्रमोटर जब गिरते हैं तब ज़्यादा बाई करते हैं। इसी वजह से मार्केट के अंदर प्रमोटर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म में ही निकल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये गेम होता है मार्केट कैपिटल को लेके। साथ में बात करने वाले हैं इस स्टॉक के सबसे मेन, किसी भी स्टॉक का जो सबसे की पॉइंट होता है, सबसे मजबूत जो पॉइंट होता है उसके बारे में बात करने वाले, वो होता है ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो दो तरह से रिटर्न होता है, एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल होता है। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये बोल रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर का यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि आने वाले टाइम का तो किसी को पता नहीं, तो रिकॉर्ड जो यहाँ पे रखा हुआ है वो लास्ट ईयर के आसपास का है। तो इन्होंने कहा था कि भाई लास्ट ईयर जिन्होंने सबसे ज्यादा होल्ड किया उसको पर इक्विटी के हिसाब से 9 रुपए 93 पैसे का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, और जिन्होंने कैपिटल के बेस पे अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 17 रुपए 5 पैसे के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न मिला कैपिटल के बेस पे। अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के बुक वैल्यू के बारे में। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुक वैल्यू। ठीक है, शेयर का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 191 रुपए चल रहा है, और जबकि बुक वैल्यू है वो 75 रुपए 53 पैसे के आसपास चल रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैंने 500 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे 50 रुपए के हिसाब से, और 100 शेयर खरीद लिए मैंने 100 रुपए के हिसाब से, तो मेरी जो यहाँ पे एवरेज बनेगी वो 75 रुपए के आसपास बनेगी। तो जाहिर सी बात है भाई मेरा स्टॉक अगर 75 रुपए से ऊपर जाएगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मेरा स्टॉक 75 रुपए से नीचे गिरा तो मेरे को एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो मेरी बुक वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 75 रुपए। तो इसी तरह से इस स्टॉक की जो लाइफ टाइम जो भी एवरेज बन रही है शेयर की, वो यहाँ पे 75 रुपए 53 पैसे के आसपास देखने को मिल रही है। आपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी एवरेज देखते हो, लेकिन वो सेम डेज की एवरेज होती है। ये जो होती है ये लाइफ टाइम की एवरेज है। इस एवरेज का एक सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ, कोई भी कंपनी कभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर की वैल्यू नहीं डाल सकती। ठीक है, जैसे जैसे आगे आगे फ्यूचर में टाइम बढ़ेगा, स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे, आपको बुक वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये किसी भी कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है। इससे मजबूत रेसिस्टेंस इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई होता ही नहीं। कंपनी में चाहे कितनी भी गिरावट हो जाए, लेकिन वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे शेयर का प्राइस नहीं डाल सकती। अगर उन्होंने उससे नीचे शेयर का प्राइस डाल दिया तो इसका मतलब कंपनी का दिवाला निकल चुका है, कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। वो कंपनी से भी उसके ऊपर ASM और GSM की कैटेगरी में उस स्टॉक को डाल देगी, और उसके ऊपर एक इंस्पेक्शन बैठा दिया जाएगा कि उसकी हर एक जो हरकत है, हर एक एक्टिविटी है, उसको फिर नोटिफिकेशंस में दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा, और उसको पूरी तरह से निगरानी में ले लिया जाता है। और उस टाइम में यही निकल के आता है कि कंपनी का दिवाला निकल चुका है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी फिर दब के ठुकाई होगी, क्योंकि इस लेवल पे जो सबसे ज्यादा बाइंग करके बैठे हैं उसमें पब्लिक इन्वेस्टर्स ही सबसे ज्यादा मिलेंगे, सॉरी प्रमोटर ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये सोच लो यहाँ जो प्रमोटर्स की ठुकाई है उसका माहौल जबरदस्त बनने वाला है। यहाँ पे सबसे बुरी तरह से जो पिटने वाले हैं वो प्रमोटर पिटने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे कभी भी अपने शेयर को नहीं डालती।
क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे डालते ही प्रमोटर्स की ठुकाई शुरू हो जाती है, DII और FII की ठुकाई शुरू हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर एक बार प्रमोटर की ठुकाई हो गई तो वहां पे दोबारा प्रमोटर्स कोई भी नहीं आता, क्योंकि जब वो नए प्रमोटर्स के पास जाएंगे तो नए प्रमोटर बोलेंगे भाई पहले हमें पुराने प्रमोटर्स का रिकॉर्ड दिखाओ। जब वो पुराने प्रमोटर का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई कंपनी तो किसी की भी नहीं है, इन्होंने पब्लिक इन्वेस्टर तो दूर, इन्होंने अपने प्रमोटर्स को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने तो प्रमोटर्स की भी ठुकाई कर दी। तो वो बोलेंगे भैया ये हाथ जोड़ते हैं, हमें आपका प्रमोटर नहीं बनना, हमें ठुकाई नहीं करवानी, पिटाई नहीं करवानी, आप अपने प्रमोटर से ही अपना काम निकलवाओ। वो प्रमोटर आने नहीं और कंपनी वहाँ बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू को भी समझते हैं क्या चीज़ होती है। एक तरह से देखा जाए तो फेस वैल्यू एक रिकवरी अमाउंट होता है। मान लो कल को स्टॉक की बिकवाली हो जाती है या कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे पर इक्विटी आपको 10 रुपये एज ए रिकवरी मिलेगी, क्योंकि जब भी कंपनी डिलिस्ट होती है तो सारे शेयर जीरो हो जाते हैं और डिलिस्ट होने से पहले एक डेट दे दी जाती है, भाई ये आपकी एक डेट रहेगी, इस कंपनी को हम इस डेट को हम आपकी कंपनी डिलिस्ट करेंगे, उसके सारे शेयर जीरो कर देंगे और उसे NSE BSE की लिस्ट से बाहर कर देंगे। ठीक है, उस टाइम अगर मान लो आपने शेयर चाहे 100 रुपये पे खरीदा हो, 150 पे खरीदा हो, 200 पे खरीदा हो, कोई मायने नहीं रखता कि कितने पे आपने शेयर खरीदा है, बस आपकी क्वांटिटी वहाँ पे मायने रखेगी। पर क्वांटिटी आपको फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 10 रुपये पर क्वांटिटी आपको रिकवरी के तौर पे मिलेगा। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फेस वैल्यू के बेस पे कोई पैसा ही नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगाया जाता है वो स्टॉक की परफॉर्मेंस के बेस पे लगाया जाता है, क्योंकि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता, डूबते हुए में सारा बनना तो दूर, लोग वहां से साथ छोड़ के चले जाते हैं। जैसे स्टॉक चढ़ेगा लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे स्टॉक गिरेगा लोग वहां से गायब होना शुरू कर देंगे। फेस वैल्यू तक तो आते आते कोई नहीं बचता, कोई बच जाता है तो मुझे लगता है कि उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर इसके शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आप इसको 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 8.5% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ में स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं है, 3 मंथ में यहाँ पे 9% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है, 6 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो भी कोई रिटर्न नहीं है, 9 मंथ में भी कोई रिटर्न नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 1 ईयर तक भी आपको यहाँ कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर 2 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 73% का रिटर्न देखने को मिलेगा, 3 ईयर में यहाँ पे आपको 56% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 4 ईयर में 89% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 ईयर में आपको 18% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो घुमा फिरा के बात ये आती है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे जो भी रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 2 से लेके 5 साल तक को ही अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा, ये आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला इस स्टॉक के अंदर। ये यहाँ पे डेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। अब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आप उसको हमेशा शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करें। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों शेयर है जहां पे आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो बड़ा अमाउंट कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके लिए देखो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो मैं बताता हूँ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है सिप। ज़्यादातर बंदों को सिप का पता नहीं होता, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे हम FD वगैरह करते हैं कि आपने कोई भी अमाउंट ले लिया 500 700 1000 1500 और आपने एक टाइम पीरियड ले लिया कि भाई इस FD की किस्त में हर 2 महीने में भरूंगा या 3 महीने में या 6 महीने में, उस तरीके से आप यहाँ पे सिप के अंदर किस्त वगैरह भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे किस्त आपको नहीं भरनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो डिटेक्ट होती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे जो भी अमाउंट डिटेक्ट होता रहेगा वो यहाँ पे आपका इकट्ठा होता रहेगा। जब भी मान लो आप 3 4 साल 5 साल के बाद जब भी उस सिप को क्लोज करोगे, आप उस सिप से एग्जिट करोगे तो तुरंत आपका जो भी प्राइमरी जो अमाउंट है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा और जो आपकी मैच्योरिटी बनती है वो तुरंत सेम डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का। हर एक एप्लीकेशन में आपको सिप का ऑप्शन जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसका, कि भाई होल्डिंग पैटर्न क्या है स्टॉक का। अगर देखा जाए देखो होल्डिंग पैटर्न काफी जरूरी है। अगर प्रमोटर्स देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो लास्ट ईयर जो जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.63% के आसपास थी, जो इस साल बढ़ के 42.61% के आसपास हो गई। देखा जाए तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो काफी बढ़ गए। अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 7.36% थी होल्डिंग,
जो इस साल बढ़ के 8.61% हो गई। अगर देखा जाए FII की होल्डिंग तो यहाँ पे 8.76% थी, जो इस साल बढ़ के कम से कम 8.51% के आसपास आके खड़ी हो गई। और अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 42.11% थी, जो इस साल घट के 40.13% हो गई। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उनके अंदर पेशेंस होता ही नहीं। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यूं की यूं बरकरार है, बल्कि यहाँ पे DII और FII की होल्डिंग में भी लगातार यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आपको एक रेशो बता देता हूँ जो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो FII, DII और प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसका जो लास्ट रेशियो होना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में वो 30% से अबव होना चाहिए। अगर इन तीनों का रेशियो मिला के 30% से अबव नहीं बनता तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस नहीं, फिर आपको लॉस देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा प्रमोटर्स, DII और FII की होल्डिंग अगर 30% से जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपको स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, उतना ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो मार्केट में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपको वैसी चीजें समझ नहीं आती तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इस टाइम एक स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है जिसका नाम है विकास इकोटेक। आप उस स्टॉक को चेक कर सकते हो। उसमें 90% जो होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स की है और 10% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है। और धीरे धीरे प्रमोटर वहां से निकल रहे हैं और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो बढ़ रहे हैं। अब वहां पे स्टॉक में ऐसी हालत है कि वहां पे ऐसा कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं है जो लॉस लेके नहीं बैठा हो अपने पोर्टफोलियो में। कोई कम लॉस लेके बैठा है, कोई ज्यादा लॉस लेके बैठा है। जिसने 3 दिन पहले भी शेयर खरीदा है वो भी आज लॉस लेके बैठा है, क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहा है। और गिरने का रीजन पता है क्या है? क्योंकि वहां पे सारा कार्यभार जो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। ठीक है कि भाई अब हम ही कंपनी को चलाएंगे क्योंकि सारे शेयर हमारे पास है। ठीक है, अब वो लोग क्या है कि स्टॉक तो चल नहीं रहा, अब प्रॉफिट तो कहीं से कमाएंगे, तो वो क्या करते हैं जैसे मार्केट थोड़ी सी 1-2 पैसे ऊपर चढ़ती है वहां पे दब के वहां पे सोल्ड आउट कर देते हैं। और मार्केट जब गिरती हुई शाम को थोड़ी सी लुढ़क जाती है 5-6 पैसे, तो वहां पे फिर से वो बाय कर लेते हैं। मतलब एक इंट्राडे वहां पे सबसे ज्यादा वो खेल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई इंट्राडे के चक्कर में तुम्हारा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स की वहां पे लंका लगी हुई जा रही है। स्टॉक लगातार वहां पे गिरावट का सामना कर रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल गिरावट पे आएगी तो प्रमोटर वहां पे सारा का सारा माल उनका खरीद लेंगे। जितने इन्वेस्टर्स वहां पे बैठे हैं 90% जितने भी, उन सब का माल प्रमोटर वहां पे एक साथ उठा देगा और सारे के सारे वहां पे लॉस के साथ निकल जाएंगे बाहर। फिर वो स्टॉक ताबड़तोड़ आगे भागने वाला है। ठीक है, तो ये होता है होल्डिंग का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसका कमाल। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट पराग मिल्क को लेके और सबसे बड़ी फंडामेंटल एनालिसिस, काफी एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस थी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके एक चीज हमेशा जरूर बताना कि भाई आपने किस किस लेवल पे कितनी कितनी यहाँ पे बाइंग कर रखी है। ठीक है, इससे हमें हेल्प मिलती है कि भाई आने वाली वीडियो में हम इंप्रूव कर सकते हैं कि भाई कितने ज्यादा लोगों ने किस लेवल पे यहाँ पे सबसे ज्यादा बाय कर रखी है। अब मैं पुरानी वीडियो का जो यहाँ पे मेरे पास आंकड़ा निकल के आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो पिछली वीडियो में जो लोगों ने कमेंट करके बताया उनमें मैं बताता हूँ इस स्टॉक की जो सबसे ज्यादा होल्डिंग जो यहाँ पे लोगों ने कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होल्डिंग कर रखी है बंदों ने 170 रुपए पे सबसे ज्यादा कर रखी है, 172 पे कर रखी है, साथ में 176 पे कर रखी है। मतलब ज्यादातर देखी जाए तो 171 181 के बीच में सबसे ज्यादा यहाँ पे बाइंग लोगों ने कर रखी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऑर्डर भी यहाँ पे मतलब उनकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा यहाँ पे है। तो आप सोच सकते हो कि अब आप कौन से लेवल पे यहाँ पे बाय करोगे और कितने टाइम के लिए करोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे पैसा लगाओगे, कितना लगाओगे, या यहाँ पे आप सिप के थ्रू पैसा लगाओगे, ये चीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि आपका जो डेटा है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेटा से ही डेटा बनता है और तभी मेटा डाटा जाके हम बना पाते हैं और तब वहाँ पे एक्सपर्ट लेवल की एनालिसिस वहाँ पे निकल के आती है। तो देखो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद,